देखो ये तो बच्चों की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, बट क्या तुम इस चीज को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो मन में? देखो कैसे। देखो इस सवाल में क्या गड़बड़ हो सकती थी, अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि जो शंट है वो अमीटर में पैरेलल में लगता है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसने पूछा है मुझसे कि एक ओम रेसिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी। तो भाई इसका रेसिस्टेंस आया 15 और इसकी लेंथ है 1.5, तो 15 ओम की लेंथ है 1.5, तो 1 ओम की लेंथ निकाल लें क्या? हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रचंड नीट सीरीज में। इसमें हम करने वाले हैं PYQs, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs। इन PYQs को अच्छे से करना है, ये आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरा नाम है रोहित मंगल। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और अब मैं साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में सेम तरीका यूज करेंगे। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को पॉज करो, ऑप्शन आपके सामने है, सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, चेक करो किसका सॉल्यूशन कैसा है, जो भी गड़बड़ है अच्छे से चेक करेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, ठीक है, रेडियस दी हुई है, कंटेन्स 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो n दिया हुआ है, दिस इज माई n, ओके। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, करंट 10 एम्पियर दिया है। चलो भाई, सबसे पहले मेरे दिमाग में जब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है फॉर्मूला आता है I इक्वल टू NEA/VD, और इन्होंने पूछा है VD और बाकी सब चीजें दी हुई है। तो VD क्या हो जाएगा बच्चों? VD हो जाएगा I/NEA, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10। N क्या है? N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो आई विल पुट 22, 10⁻22. What is E? E is the charge of electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19. अच्छा, area. So if the wire radius is given, area is what? Area is pi r square. So area will be pi into radius will be how much? Radius is 1 mm. 1 mm means 10⁻³ meter. So 10⁻³ meter का होल स्क्वायर, ठीक है। सम कैलकुलेशन इज देयर। तो पाई नीचे है, एक काम करते हैं, यहां पे इसको एक साथ ले लो। तो 10/1.6 इज 6.25। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हर ऑप्शन में मुझे 6.25 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे पाई भी है तो पाई भी रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? 10⁻22 और 10⁻⁻19, यानी कि 10⁻³ हो गया, और ये है -6। तो 10⁻³ और 10⁻⁻6 करेंगे तो 10⁻³ आएगा नीचे, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा क्या? तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब चेक करो क्या आप लोगों का सही था, ठीक है बच्चों। ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्वेश्चन आया, पॉज करो, ठीक है, सॉल्व करो खुद से। चलिए अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग फिगर। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व। रेडी हो? देखो यहां पे क्या हो रहा है कि दो बैटरी दिख रही है अपन को, दो बैटरी दिख रही है, बट इनकी पोलरिटी अपोजिट है क्या? देखो जरा, तो ये इन दोनों की पोलरिटी अपोजिट है, तो मैं इसको डायरेक्ट, भाई इसका वेट ज्यादा है तो आई कैन राइट इट एज 10 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो आई विल राइट इट एज 5। तो दिस विल बिकम 5 वोल्ट, दीज टू विल बिकम 5 वोल्ट। 2 ओम, 1 ओम, 7 ओम, ठीक है। 2 ओम, 7 ओम, 1 ohm, right? So current will flow like this. हाई पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना करंट, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट विल बी V अपॉन R। तो व्हाट इज V? 5। R इज 7 + 1 + 2, 10। तो 0.5 विल बी करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A to B like this. Okay, so let's check the answer. तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया,
0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई, दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी। चेक करो किस किस का सही था, सोचो, अगर तुमने कोई गलती की है तो सोचो उस बारे में, ठीक है। केवल सवाल सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, उसको जो भी गलतियां उनको कंट्रोल करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल। इफ द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय। चलिए बहुत बढ़िया। तो गैल्वेनोमीटर अगर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है। अरे वाह, इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो जरा, यहां से कुछ करंट जा रहा होगा, अब इधर करंट को नहीं जाना है तो सारा करंट इधर जाएगा क्या, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, राइट। चलिए, तो सारा करंट ऐसे चला जाएगा, यहां कोई करंट नहीं है। वैल्यू ऑफ आर पूछी गई है सवाल में, ठीक है भाई साहब। अब देखो एक काम करो भाई, यहां पे इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लेता हूं, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, तो अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब यहां तो कोई करंट है ही नहीं भाई, गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, लेट से इसका रेसिस्टेंस है आरजी, बट अगर यहां पे करंट नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा भाई, आई आर 0 हो जाएगा। तो यहां पे अगर 2 वोल्ट है तो यहां भी 2 वोल्ट हो गया क्या, ठीक है। तो मुझे यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे वो लगा सकता हूं, केवीएल लगा सकता हूं। तो केवीएल लगा देते हैं, केवीएल लगा देते हैं। तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ए में मैं केवीएल लगा देता हूं, ठीक है। ए बी सी डी ए में मैं केवीएल लगा देता हूं। तो केवीएल इन ए बी सी डी ए, ठीक है। तो ए से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। तो 0 मान लिया, +10 माइनस आई आर, तो माइनस आई इंटू 400, सही है, माइनस आई इंटू 400, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप होता है, माइनस आई आर करते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बच्चों, 2 है क्या, तो डायरेक्ट -2 कर दो, इक्वल टू 0 कर दू क्या। तो यहां से यहां का डायरेक्ट पोटेंशियल ड्रॉप 2 है, तो डायरेक्ट 0 कर दिया। तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी क्या, आई कितना आ रहा है, 8/400 आ रहा है क्या। तो करंट की वैल्यू आ गई 8/400। अच्छा, बट मुझसे पूछा है आर का वैल्यू, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है, मतलब आई इंटू आर की वैल्यू 2 वोल्ट है, ठीक है। तो आई इंटू आर कितना है, 2 है। तो आई है अपना 8/400 इंटू आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, 2 आर की वैल्यू 100 आ रही है क्या, आर की वैल्यू 100 ओम आ रही है बच्चों, डी आ रहा है आंसर। चेक करो बच्चों, डी आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ भाई, फिर से पॉज करो, सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर, तो अब याद करो रेसिस्टेंस का भी कुछ फॉर्मूला होता है टेम्परेचर के साथ, क्या होता है, आर टी इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। ये अपन थर्मल एक्सपेंशन में भी पढ़ते हैं ऐसा फॉर्मूला, रेसिस्टेंस में भी पढ़ते हैं ऐसा फॉर्मूला। अपन को पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल के लिए रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो 0 डिग्री पे दिया है 2 और 80 डिग्री पे दिया है 6.8, तो दिस इज 6.8, दिस इज 2, 1 + अल्फा। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, 0 से 80 गया है तो कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है क्या, खटखट सॉल्व कर दें। तो 6.8 इज इक्वल टू 2 + 160 अल्फा, तो 160 अल्फा कितना हो गया, 4.8 हो गया, ठीक है भैया। तो ये हो गया 4.8 डिवाइडेड बाय 160। ओहो, सिंपल कैलकुलेशन है यार, कोई खास बात नहीं है। तो एक काम करो, इसको लिख दो 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 100। भाई 160 को 1.6 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब यहां पे इसको काट दो 3 बार, तो ये हो गया 3 × 10⁻²। सिंपल सवाल था भैया। आहा,
डी आ गया। वेरी इजी, इस टाइप के सवाल आते हैं भाई नीट में, है ना। सब क्लास नोट्स में है, ये सब सारे सवाल क्लास नोट्स में, ठीक है। बट नीट प्रीवियस करना जरूरी इसलिए है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम इनको कर लोगे, तो नीट में जब सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, बहुत इजी है। On the basis of electrical conductivity, which one of the following material has the smallest resistivity? क्या मतलब है स्मॉलेस्ट रेसिस्टिविटी का? सोचो, तुम खुद से सॉल्व करना है, मेरा वेट मत करो, पॉज करके पहले सॉल्व करो। स्मॉलेस्ट रेसिस्टिविटी मतलब लार्जेस्ट कंडक्टिविटी क्या? अरे भाई, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखो, जर्मेनियम जो है भाई साहब अपना सेमीकंडक्टर है, याद करो। ओहो, ये मेटल है, ये मेटल है, ये तो अपना इंसुलेटर है, और ये भी अपना सेमीकंडक्टर है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी कंडक्टिविटी? मेटल की। सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया है नया सवाल। ओहो भाई, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, अनदर वायर का पूछा है। अब इसमें सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। भाई रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है क्या? अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, अगर मटेरियल सेम है तो क्या रो सेम होगा? क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेंथ भी इक्वल है क्या? चलो लेंथ भी इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? वाह, अब हो जाएगा। देखो, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट यहां पे सवाल डायमीटर की टर्म्स में पूछा है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस को डी बाई टू लिखा जा सकता है, डायमीटर बाई टू। तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना। यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, तो अब कर देते हैं इसको। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर ए अपॉन आर बी विल बी व्हाट? भाई इनवर्स है तो उल्टा होगा क्या? आर ए अपॉन आर बी। तो यहां पे किसका डायमीटर आएगा? ऊपर डायमीटर ऑफ बी आएगा, और नीचे क्या आएगा? डायमीटर ऑफ ए आएगा क्या? स्क्वायर। यहां से किया है मैंने, देखो जरा, इनवर्स है तो आर ए अपॉन आर बी में आएगा डी ए अपॉन डी बी नहीं आएगा, डी बी अपॉन डी ए का स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। चलो, तो ए का रेसिस्टेंस है 81, बी का पूछा है। अब क्या लिखा है? टुक 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 टुक, बट ऑफ डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए। तो जो डायमीटर ऑफ बी है दैट इज 3 DA। आहा, हो गया काम, वेरी गुड। अब तो हो गया सवाल भाई, ये कट गया, 9 हो गया। तो आर बी की वैल्यू 9 आ गई क्या? आर बी की बच्चों 9 ओम वैल्यू आ गई क्या? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट इस टाइप के सवाल आएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, प्लस एग्जाम में तुम हड़बड़ा जाओगे, ये सब चीजें होगी अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो, ठीक है। तो इनको बहुत बहुत बार सॉल्व करना है, 2-3 बार तो सॉल्व करना ही है, ठीक है। अगला सवाल कितना आसान सवाल है भाई। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस हो जाएगा क्या? अच्छा, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? सोचो जरा, सोचो सब लोग, जवाब दो। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टिविटी, बट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टेंस, ठीक है। अगला सवाल देखो। ओहो, टू सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है भाई, तो रो सेम हो जाएगा, सेम लेंथ एंड सेम रेसिस्टेंस। वाह, सब तो सेम है, ठीक है। तो आर क्या हो गया भाई साहब? रो एल बाई ए। अब इसमें क्या क्या सेम है? सेम मटेरियल है तो रो सेम हो गया, ठीक है भैया। सेम लेंथ है तो एल सेम हो गया, सेम रेसिस्टेंस है तो आर भी सेम हो गया। वाह,
तो क्या बचा, ए तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब सब तो कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट हो गया क्या भाई? अगर ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ए भी तो सेम होगा। तो क्या ए वन इक्वल टू ए टू हो जाएगा क्या? तो ए वन इक्वल टू ए टू का मतलब है ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो अभी अपन को ये सब सवाल आसान लग रहे हैं, समझो इस बात को। ये सब सवाल नीट में जाके टफ हो जाते हैं। तुमने जो ड्रॉप कर रहे बच्चों, उन बच्चों को ये चीज पता है कि भाई जो सवाल अब मैं कर रहा हूं नीट में खट 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 प्रीवियस ईयर के, लेकिन जब मेरे टाइम पे आया था वही सवाल नहीं हुआ मुझसे, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस कम है। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ाओ। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर, if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be। हाँ भाई, तो देखो क्लास में बताया हुआ ये कि अगर मेल्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्या? तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो सामने L1 आएगा, नीचे L2 आएगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस कितना है R, तो R1 को R ले लो और R2 मुझे पूछा गया है। ठीक है, इनिशियल लेंथ को L ले लो, फाइनल लेंथ क्या है, इस स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो मतलब जो फाइनल लेंथ होगी वो क्या n इंटू एल हो जाएगी क्या? तो फाइनल लेंथ हो जाएगी n इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है क्या? तो यहां से देखो R अपॉन R2 कितना आ गया, 1 अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि R2 जो होगा दैट विल बी n स्क्वायर टाइम्स R। ठीक है, देखो ये तो बच्चों की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, बट क्या तुम इस चीज को डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो मन में? देखो कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, तो अगर लेंथ n टाइम हो गई तो क्या रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो गया क्या? तो डायरेक्ट बिना सॉल्व किए भी तुम इसको सॉल्व कर सकते थे, बी ऑप्शन आ जाता। ठीक है बच्चों, सोच लो, है ना? कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना। चलिए अगला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सोचो क्या करना है। आई थिंक सबने आंसर दे दिया होगा। अक्रॉस ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, चलो भैया एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, तो क्वांटिटी विच विल रिमेन कांस्टेंट, यस। तो भाई ये वैसा सवाल हो गया कि जैसे अपन फ्लूइड में भी करते हैं कि जब पानी जा रहा है ना, पानी जा रहा है, तो क्या मैं A1V1 इक्वल टू A2V2 करता हूँ? A1V1 और A2V2 इक्वल इसलिए करते हैं क्योंकि मास को मैं कंजर्व करता हूँ। तो वैसे ही जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई, जितना इलेक्ट्रॉन या जो भी है, जो भी करंट इधर से जाएगा वो यहीं तो पहुंचेगा, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे वो यहीं तो पहुंचेंगे। सही बात है क्या? तो क्या करंट कंजर्व रहेगा, सॉरी करंट कांस्टेंट रहेगा? तो पूरा करंट कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि पानी वाले केस में क्या होता था, फ्लो रेट कांस्टेंट रहती थी, A1V1 इक्वल टू A2V2 कांस्टेंट रहता था, वैसे ही करंट कांस्टेंट रहेगा। ये चीज अपन को पता होनी चाहिए क्योंकि सवालों में काम आती है कि अगर क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है तो करंट कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर आ गया बच्चों इसका ए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वायर ऑफ 4 इज स्ट्रेच टू ट्वाइस ओरिजिनल लेंथ। भाई अपन इस टाइप का सवाल अभी किए थे जस्ट। भाई R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच किया है तो अपन क्या मान रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो लेंथ डबल कर दी, तो डबल का स्क्वायर क्या होता है 4, तो रेसिस्टेंस 4 गुना होना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं, यानी कि आंसर 16 आना चाहिए। मन में किया है अपन ने, अब ऐसे करके देखते हैं। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। चलिए R1 कितना है भाई साहब 4, R2 नहीं पता, इनिशियल लेंथ कितनी है L मान ले, और फाइनल लेंथ क्या होगी ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, का मतलब क्या हो गया, ये 12 हो गई क्या? ओहो हो गया सवाल, अब क्या ही बचा है। तो 4 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, तो R2 की वैल्यू 16 ओम आ जाएगी।
तो आंसर ए आ जाएगा बच्चों। चेक करो, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सेट है मामला, यहां तक आगे बढ़े। चलो 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 चलो, पॉज कर लिया करो जहां भी दिक्कत आए। हाँ भाई, तो कॉपर वायर की लेंथ दी हुई है, रेडियस दी हुई हैज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है, करंट डेंसिटी पूछा है, ठीक है, तो जे पूछा है, और क्या दिया है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है। हाँ, बहुत कुछ दिया हुआ है यार। हाँ भाई, क्या किया जाए इसमें यार? सबसे पहले तो मन में सोचो कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो जे और ई को रिलेट करता हो। याद आ गया मेरे को, जे इक्वल टू सिग्मा ई है क्या? सही है, हो जाएगा। अब सवाल पूछा है डेंसिटी ना, करंट डेंसिटी जे पूछा है, तो सिग्मा निकालना पड़ेगा पहले। सिग्मा निकालना थोड़ा ट्रिकी है, दिमाग लगाते हैं। आर होता है रो एल बाई ए। अब देखो, यहां से मैं इसको रो को 1 अपॉन सिग्मा लिख सकता हूं, क्योंकि रो क्या है बच्चों? रो है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो ये हो गया 1/सिग्मा एल अपॉन ए। तो यहां से सिग्मा कितना आ जाएगा, सिग्मा को इधर भेज दो, आर को नीचे ले आओ, तो एल अपॉन आर ए। एल कितना है भाई साहब? एल है 10, आर भी है 10, भाई रेसिस्टेंस इज ऑल्सो 10। अब एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा यार? एरिया निकाल लें यहाँ पे साइड में, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू, देखो सिंपल कैलकुलेशन दिए नीट वालों ने, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय पाई। तो एरिया आ गया 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू 10⁻4 आ गई क्या? ऐसा यूनिट में आएगी भाई, 10 से 10 कट गया, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 आ गया, सिग्मा आ चुका है भाई साहब। अब अपना सवाल खटखट हो जाएगा। तो J इक्वल टू सिग्मा है 10⁻4, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ऐसा यूनिट में 10, तो 10⁻5 आ गया क्या आंसर? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ओहो, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चेक करो बच्चों, इस टाइप के सवाल देखो, सारे सवाल, ज्यादातर सवाल फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो इस टाइप के सवाल गलत नहीं कर सकते अगर नीट में अच्छी रैंक चाहिए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, मैच द कॉलम, है ना? अब इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं। एक काम करते हैं, अपन पूरा सॉल्व करते हैं अच्छे से, फिर ऑप्शन आराम से देखेंगे मन में, एंड में देखेंगे ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें से सोचो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सा हो सकता है? साफ साफ दिख रहा है मुझे, ये होगा आर। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टाउ बाय एम। भाई याद आ रहा है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी करते थे, है ना? फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 कर देते थे, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आता था? ई बाय एम, और टी की जगह टाउ आता था ऑन एन एवरेज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ई टाउ बाय एम, तो ए का आंसर आ रहेगा। चलो अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यानी कि सिग्मा, सॉरी रो पूछा है ना? तो रो पूछा है, ठीक है, तो रो 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 रो, अच्छा इसको देखते हैं एक बार, है ना? ई बाय जे क्या है भाई? जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है क्या? जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है ना? इसका आंसर हो गया आर, और यहां मुझसे पूछा है रो। चेक करते हैं एक बार, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा जे अपॉन ई, और रो क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो रो क्या हो जाएगी? ई अपॉन जे हो जाएगा क्या? वाह, तो मैच कर गया भाई, एस। एस अपना मैच कर चुका है। अब पूछा है रिलैक्सेशन पीरियड, तो टाउ पूछा है क्या? यार अब देखो, ये वाला फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है, याद करो, मैं बताता हूं तुम्हें। सिग्मा का फॉर्मूला होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम होता है क्या? सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये मैंने बोला था, याद कर लेना क्लास में। तो देखो इससे टाउ निकालते हैं, तो टाउ कितना आ रहा है? अच्छा, ऑप्शन में देखो रो है, तो सिग्मा को 1/रो लिख सकता हूँ भाई, सिग्मा को मैं 1/रो लिख सकता हूँ, सिग्मा को 1/रो लिख दो, तो ये बन गया एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। भाई ऐसे खुद ही करना पड़ेगा भाई, आराम आराम से। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी आ गई?
टाउ की वैल्यू आ गई m अपॉन एन ई स्क्वायर रो। चेक करो, टाउ की वैल्यू आ गई m अपॉन एन ई स्क्वायर रो। ऑप्शन देखो, m अपॉन एन ई स्क्वायर रो। वाह, तो p ऑप्शन मैच कर गया। चलो बहुत बढ़िया। करंट डेंसिटी क्या होती है? J। चलो यहां पे अब Q होना चाहिए। चलो Q को प्रूव करके देख लेते हैं। I क्या होता है? NEAVD होता है। तो I अपॉन A क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। भाई A से डिवाइड कर दो ना, तो NEVD हो गया क्या? और क्या यही मेरा करंट डेंसिटी है? तो देखो करंट डेंसिटी की वैल्यू NEVD के बराबर आ गई, तो Q आ गया क्या? तो अपन को वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें RSP और Q हो आंसर में। चेक करते हैं, RSP एंड Q। RSPQ नहीं है, RS नहीं, RSPQ। D आ गया क्या? चेक करो बच्चों, इसका आंसर आ गया D। अच्छे से देख लो, है ना, इजी सवाल है ना। फॉर्मूला पते होने चाहिए सारे। ठीक है, अगला देखो। हाँ भाई, अगला सवाल आ चुका है। पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD दिया हुआ है, VD दिया हुआ है भाई। SI यूनिट में मीटर पर सेकंड, दिमाग नहीं लगाना। इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, ये भी SI यूनिट में दिया हुआ है। हैज मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी भी SI यूनिट में पूछा है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला है क्या? VD अपॉन E। देख रहे हो तुम कितना सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो VD हो जाएगा, सॉरी पुट कर दे वैल्यूज। तो VD क्या है? VD है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻10। खटखट हो जाएगा, काटो इसको 2.5 से, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 बन जाएगा। तो 2.5 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। वेरी इजी, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, होने चाहिए सब सवाल खुद से। आगे बढ़ते हैं, धड़ाधड़ करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, है ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद कॉपर। रेसिस्टिविटी का ग्राफ बनाना है कॉपर के लिए विद टेम्परेचर। अब देखो, कॉपर जो है मेटल होता है ना, और अपन ने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि मेटल के लिए रेसिस्टेंस बढ़ता है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है और रेसिस्टिविटी बढ़ती है। भाई अगर रेसिस्टिविटी बढ़ती है तभी तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इस सवाल में रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। वैसे एनसीईआरटी में से पूछा गया है सवाल, तो ये पता होना चाहिए था अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो भाई रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़नी चाहिए। तो इस लॉजिक से ये दोनों तो साफ साफ गलत हो गए, और ये क्या टेढ़ा मेढ़ा है भाई। भाई रेसिस्टिविटी बढ़नी चाहिए ना, तो ऑप्शन बी हो गया। वैसे ये याद होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्व करो, ये अच्छा सवाल है भाई। पॉज करो, सॉल्व करो। चलो आई होप सबने कर लिया होगा, मैं कर देता हूं। Two metal wires of identical dimension are connected in series. If sigma 1 and sigma 2 are conductivity of metal wires respectively, the effective conductivity. अब इस टाइप के सवाल देखो कैसे करते हैं, अच्छे से ध्यान देना। सीरीज में कनेक्ट किया है, तो एक वायर ये मान लो, और इसके साथ मैंने एक और वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो भी रेसिस्टेंस होगा, इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, और इन दोनों को मैं एक साथ अगर मान लूं बड़ा वायर, तो इसका रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। भाई इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कंडक्टिविटी पूछी है, तो इस पूरे वायर को एक मान के इसकी इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकालते हैं। ध्यान से सुनना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, तो इस बड़े वायर की, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इसकी लेंथ 12 हो जाएगी क्या? इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A ही रहेगा। अब मुझे ये दिख रहा है कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि सीरीज में है ना, और मुझे पता है कि R जो होता है वो रो L बाई ए होता है। तो रो की जगह मैं सिग्मा लेना चाहता हूँ, तो L अपॉन सिग्मा ए हो जाएगा क्या? क्योंकि रो का उल्टा होता है सिग्मा। ठीक है, चलो सॉल्व करें यहाँ पे। तो R इक्विवेलेंट, तो
आर इक्विवेलेंट, इसकी लेंथ कितनी है भाई, यहां से देखो ना, आर की वैल्यू क्या लिखें, आर की वैल्यू होगी 12 अपॉन सिग्मा ए, क्योंकि आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक काम करो इसको इस यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, भाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में अब R का फॉर्मूला है L अपॉन सिग्मा है, तो इसका R निकालो, L की जगह आएगा 12 अपॉन सिग्मा ए, इसका R निकालो पहले वायर का, L अपॉन इसकी कंडक्टिविटी है भाई साहब सिग्मा 1 और इसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा L अपॉन सिग्मा 1A और R2 हो जाएगा L अपॉन सिग्मा 2A। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, ये कट गए दोनों ना, तो 2 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, खटखट कर लेते हैं, तो 2 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, सिग्मा 1 सिग्मा 2, यह आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इसको सॉल्व कर लो, सिग्मा कितना आ गया, सिग्मा आ गया 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो इसका आंसर आएगा बच्चों बी, है ना। अब ये अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल को करने का यही तरीका होता है, अदरवाइज कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है सबको, अगले सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला सवाल, लगाओ दिमाग थोड़ा सा पॉज करके, चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आई होप तुमने कर लिया है। A wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts। तो अगर भाई तुम्हें पता है कि अगर एक वायर को मैं आधा काट दूं तो उसका रेसिस्टेंस आधा हो जाएगा, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। अगर इसका रेसिस्टेंस है 100, इसको 10 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, तो एक टुकड़े का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा क्या बच्चों, एक टुकड़े का रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा, सही है। तो ईच पार्ट विल हैव 10 ओम, ठीक है, हर एक टुकड़े का रेसिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, द फर्स्ट 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज, आहा बहुत बढ़िया, चलो कनेक्ट कर देते हैं फटाफट से, टू 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 टू, तो पांचों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, 10 10 10 10 10, बहुत बढ़िया। एंड द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वाह, अगले 5 को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये लो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, तो ये सारे 10 10 हैं, इनको मैंने किस में कनेक्ट कर दिया बच्चों, पैरेलल में। ठीक है, कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसको और इस पूरे को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सही है। द रेसिस्टेंस विल बी, चलो भाई इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये सोचना ज्यादा टफ लग रहा है तुम्हें शायद। भाई अगर मैं ध्यान से सुनना, एक नोट बताता हूं तुम्हें, वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता है ये बात, कि अगर मैं 2 आर को ऐसे पैरेलल में लगाता हूं तो ये R/2 हो जाता है क्या, अगर मैं 3 आर को पैरेलल में लगाता हूं तो R/3 हो जाता है क्या। तो यहां पे मैंने 5 को पैरेलल में लगाया तो ये R/5 हो जाएगा क्या, तो ये देखो 10 10 10 ऐड हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/5, यानी कि 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 है ना पैरेलल में। भाई यहाँ 3 पैरेलल में थे तो R/3 हो गया, यहाँ 5 पैरेलल में तो R/5 हो गया, तो 2 हो गया, और ये मिला के 50 हो गए, तो ये 50 और ये है अपना 2, तो 52 आंसर आएगा भाई, डी इज करेक्ट। चेक करो सब लोग, इसका आंसर होगा बच्चों डी। ठीक है, सिंपल सवाल था, अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी सही है ना तो ये सवाल गलत नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सोचो सोचो और करो। 10 resistors each of resistance R are connected in series to a battery of EMF E, ठीक है, and negligible internal resistance।
ठीक है भैया, तो मैंने कितने रेसिस्टर लगा दिए, है ना। अब डायग्राम में क्या बनाए यार बार बार। तो अगर मैंने डायरेक्ट करूँ ना यार, 10 रेसिस्टर लगाए हैं सीरीज में, 10 रेसिस्टर, ईच ऑफ रेसिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल कितना हो गया, 10 आर हो गया क्या, सारे ऐड हो जाएंगे। और ईएमएफ कितनी है इसकी, ईएमएफ है ई, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका करंट निकाल लो, करंट कितना आएगा, ई अपॉन 10 आर। ठीक है भाई साहब, पहला केस का करंट आ चुका है। अब क्या लिख रहा है, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओहो हो, तो ये जो है ना आर, ये आर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है। देखो भाई कितने हैं ये, 10 हैं क्या, तो 10 बार पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस, बताओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई आर 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 ऐसे 10 बार है, तो इसका आर कितना हो जाएगा टोटल, R/10 हो जाएगा क्या। भाई लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, R/3 हो गया था ये, तो वैसे ही यहाँ पे R/10 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि फिर से इसको मैंने बैटरी के साथ लगा दिया, यानी कि R/10 को मैंने बैटरी के साथ लगा दिया, R/10 को मैंने बैटरी के साथ लगा दिया। तो इस बार जो करंट होगा I1, दैट करंट विल बी हाउ मच, EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, तो इट विल बी हाउ मच, 10E अपॉन R। तो अलग अलग करंट आ चुका है भाई, क्योंकि रेसिस्टेंस अलग अलग है। अब क्या बोल रहा है ये, द करंट इज इंक्रीज n टाइम्स, करंट n गुना हो चुका है, यानी कि जो नया करंट है वो पुराने करंट का n गुना है, तो नया करंट इज n टाइम्स I। ठीक है, तो नया करंट कितना है, 10E/R और n, और पुराना करंट कितना है, E अपॉन 10R, E अपॉन 10R। सही है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। तो E और R उड़ा दो, E और R अगर मैं उड़ा दूं तो n की वैल्यू 100 आ गई क्या, तो n की वैल्यू बच्चों 100 आ चुकी है, n की बच्चों वैल्यू 100 आ गई, तो इसका आंसर आ जाएगा C। इस टाइप के सवाल होने चाहिए, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का सवाल है ना, काफी दिनों से इस टाइप का सवाल नीट में आ नहीं रहा है वैसे, है ना। तो इस बार तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, करें मेहनत। चलो भाई, इस डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा यार, हो क्या रहा है इस डायग्राम में, यहाँ पे इनफाइनाइट है आगे, इनफाइनाइट है ये आगे, ठीक है। अब ये सवाल सोचो जरा क्या करेंगे इसमें, इनफाइनाइट के सवाल को कैसे करते हैं। देखो जरा, इसको ए और बी बोल देता हूं भाई, ए और बी के बीच में चाहिए मुझे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो लेट्स अज्यूम, है ना, यही कर दें क्या, चलो मैं यही कर देता हूं। तो लेट्स अज्यूम आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज आर, है ना। इस सवाल को अच्छे से समझना है, थोड़ा सा टफ है। तो इन दोनों के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना है, आर है ना। चलो, तो मतलब यहां पे ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है बच्चों, ये पूरा है आर, देखा जाए तो ये पूरा क्या है, आर है। अच्छा ठीक है, ये पूरा आर है। अब तुम सोचो, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक काम करो, अगर ये पूरा आर है, वापस फोकस करना, अगर ये पूरा आर है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो क्या ये पूरा भी आर होगा क्या, देखना जरा ये वाला, इस पे फोकस करो, क्या ये भी आर होना चाहिए। भाई तुम सोचो ना कि पहले यहां से शुरू था, फिर ये था, फिर ये था, फिर कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक चले जा रहा था। इस बार भी तो ऐसा ही हुआ है कि यहां से शुरू है, देखो ए और बी के बाद 1 1 1 आ रहा है, यहां भी देखो 1 1 1 आ रहा है, फिर 1 1 1 आ रहा है, फिर
इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, तो ये भी आर होगा इसका मतलब। समझ गए क्या? तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसा बना सकता हूं? देखो जरा, ये ए है, ये बी है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और इन सबको हटा के मैं आर बोल देता हूं। बहुत बढ़िया, इन सबको हटा के मैं आर बोल देता हूं। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आई ये बात? ठीक है, इन सबको हटा के मैंने आर बोल दिया। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालो पूरे का। तो आर और 1 पैरेलल में, तो जब दो रेसिस्टर R1 और R2 पैरेलल में होते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? R इंटू 1 अपन R प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं आगे बना देता हूं डायग्राम को। A B 1, इन दोनों का कितना हो जाएगा? R अपॉन R प्लस 1, और ये भी 1 है। ठीक है, अब ये तीनों सीरीज में आ गए। अगले पेज पे करते हैं। ये तीनों सीरीज में आ गए तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों क्या? इनका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 प्लस आर अपॉन आर प्लस 1, 2 प्लस आर अपॉन आर प्लस 1। और तुम सोचो जरा, क्या ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट भी आर था? अरे भाई स्टार्टिंग वहीं से तो हुई थी। स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया था कि इस पूरे को आर बोला था, और अगर इस पूरे को मैं आर बोल सकता हूं तो इसको भी आर बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक है। तो एक छोटा सा पार्ट हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। सही है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में जो नेट रेसिस्टेंस है वो भी आर होगा। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया मेरा आर। तो ये हो गया 2 प्लस आर अपॉन आर प्लस 1। अब सिंपल थोड़ी सी मैथ्स लगेगी, धड़ाधड़ कर देते हैं। एलसीएम ले लो आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2 प्लस आर। ठीक है, एलसीएम ले लिया यहाँ पे मैंने। ओके, इसको कर दो सॉल्व। आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू 3r प्लस 2, तो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से x निकालना है तो क्या करते हैं? ये करते हैं क्या? चेक करो। ठीक है, तो इसी चीज का लॉजिक लगा के मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो r कितना आ जाएगा? माइनस बी, यानी कि इसका माइनस करना है, तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4। ए क्या होता है? ये होता है, तो ए है 1, और सी क्या है? -2 अपॉन 2a, यानी कि 2 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस √12, है ना, ये √12 हो गया, डिवाइड बाय 2। सही है। अब देखो, माइनस वाला तो हटा देंगे क्योंकि रेसिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 2 प्लस √12 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 प्लस √3 आ गया क्या? वाह, बड़ी मशक्कत के बाद अपन को 4 नंबर मिले हैं। बड़ी मशक्कत हुई बट मिल गए, है ना। इस टाइप के सवाल थोड़े से कम प्रोबेबिलिटी आने के, है ना। बट आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। अपन को ये पता लगाना है कि मुझे कहां से वैसा का वैसा ही सर्किट दिख रहा है। तुम यहां नोटिस करना कि यहां से मुझे 1 1 1 दिख रहा है, तो यहां से भी 1 1 1 दिख रहा है, तो इसको अलग से ले लो। तो इस पूरे को भी आर बोल दो, और ये पूरा भी आर था। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। चलो भाई कर देते हैं। The effective resistance of parallel combination that consists of 4 wires of equal length, equal area and same material is 0.25। तो ये क्या बोल रहा है कि 4 रेसिस्टेंस है, सब कुछ सेम है। तो 4 रेसिस्टेंस को मैंने पैरेलल में लगा रखा है भाई। पैरेलल में लगा रखा है क्या? तो ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। तो ये कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा क्या?
भाई पैरेलल में अपन ने बताया ये चीज अपन को, तो R/4 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0.25 हो जाएगी क्या? इसका मतलब एक रेसिस्टेंस 1 ओम का था क्या? मतलब इसका एक रेसिस्टेंस 1 ओम का था। व्हाट विल बी इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? आहा, बहुत आसान है, चारों को सीरीज में लगा दो, आर 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 आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई साहब? 4R हो जाएगा। तो 4 × 1 यानी कि 4 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी। सिंपल सवाल था, चेक करो आराम से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ओहो बहुत आसान है। ए से बी तक आना है मुझे, ए से बी तक आना है, ध्यान से देखना जरा। इसमें अपन को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सी और डी नाम दे दो उसको। क्या ये दोनों सीरीज में पक्के से हमेशा सीरीज में रहेंगे, 4 और 8? क्योंकि यहां से निकलने वाला करंट यहीं से जाएगा, 4 और 8 मिलके हो गए 12, यानी कि 12 और 6 पैरेलल में है। ठीक है, तो दो अगर पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 अपन R1 + R2 होता है, वैसे ही 4 और 8 को लिख दो 12। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, सी और ये डी, अब इन दोनों को मिला के मैं 12 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? और सी से कनेक्टेड है ए 4 और डी से कनेक्टेड है बी 8। अब ये दोनों तो पैरेलल में है तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो 12 × 6 / 12 + 6 हो जाएगा भाई, क्योंकि जब पैरेलल में होते हैं तो दो R1 R2 / R1 + R2 लगता है। तो 12 × 6 72 / 18 4 ओम हो जाएगा। मतलब इस पूरे को हटा के मैं 4 ओम बोल सकता हूं। ठीक है, चलो तो सी और डी के बीच में 4 ओम हो गया। और सी से कनेक्टेड है ए और डी से कनेक्टेड है बी 8। तो अब ए और बी के बीच में देखो 4 4 8 तीनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 16 आ जाएगी क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ए। सिंपल सवाल था, आई होप सबको क्लियर है। सोच लो समझ लो अच्छे से, है ना, इस टाइप के सवाल आते हैं नीट में। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए बच्चों। अ सर्किट कंटेन्स एन अमीटर, अ बैटरी एंड रेसिस्टेंस। वाह, चलो बहुत बढ़िया। अमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस इतना एंड ए शंट इतना। भाई अमीटर बनाते हैं। भाई जो अमीटर होता है वो कैसे होता है? एक ऊपर गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 480, और इसके नीचे एक शंट लगा है। याद करो, अमीटर में जो शंट होता है वो पैरेलल में लगता है क्या? तो ये मेरा अमीटर है, तो पहले इस अमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या हो जाएगा? R1 R2 / R1 + R2, यानी कि 480 × 20 / 480 + 20। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अपॉन 500। एक काम करो, क्या काम करें, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी और क्या कर सकते हैं। चलो तो ये हो गया 96 / 5। 96 / 5 कितना होगा? क्या ये 19.2 है क्या? 19.2 आ गया बच्चों। किसका रेसिस्टेंस? ये आया है अभी तक केवल अमीटर का रेसिस्टेंस। तो देखो, बैटरी है अपने पास एक सर्किट में 30 वोल्ट की, एक रेसिस्टेंस है 40.8 का, और एक अमीटर लगा है। अमीटर तो वैसे भी हमेशा सीरीज में लगता है, और अमीटर का रेसिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं 19.2 ओम। वाह, बस हो गया काम, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां से करंट जाएगा ऐसे, भाई पॉजिटिव से करंट निकलेगा, और करंट क्या होता है? बैटरी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? ये दोनों सीरीज में होंगे तो 40.8 + 19.2 इस 60 ओम। क्या खटखट हो गया सवाल? तो 30 / 60
यानी कि 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो 0.5 एम्पियर का करंट जाएगा मीटर के थ्रू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। देखो इस सवाल में क्या गड़बड़ हो सकती थी, अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि जो शंट है वो अमीटर में पैरेलल में लगता है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है, मैंने कैजुअली सॉल्व कर दिया इसको। लेकिन मेरे को पता था कि ये शंट पैरेलल में होता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है शंट कहाँ है, उनको अमीटर की वर्किंग ही नहीं पता है, तो फिर वो सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें मिलके बहुत बड़ी चीजें बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ चुका है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी हुज ईएमएफ इज 10, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ है, कनेक्टेड थ्रू इतना। ठीक है ठीक है ठीक है, अब याद करो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। कब लगता है ये फॉर्मूला? जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो E माइनस आई आर होता है। तो पहले तो इसका आई निकाल लो भाई साहब। आई क्या होगा? आई होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V है 10 और ये दोनों सीरीज में है तो 5 हो जाएगा R भाई। 1 और 4 सीरीज में, तो करंट आ चुका है 2, इसमें पुट कर दो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बैटरी का। तो E क्या है 10 माइनस आई कितना है 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आ गया क्या? चेक करो, ये सब सवाल क्लास में भी किए होते हैं, डीपीपी में भी होते हैं, और फिर भी अगर तुमसे नहीं होता नीट में तो उसका केवल और केवल यही रीजन है कि तुम्हारा रिवीजन सही से नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल सिमिलर सवाल है। पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। अब मैं कर रहा हूं। अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, एक ईएमएफ है 4 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है R इज इक्वल टू 0.5, इज कनेक्टेड टू 7.5। तो इसको भाई साहब 7.5 ओम के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। फिर से वैसे ही सवाल है, सिमिलर सवाल है भाई। तो मुझे पता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होती है E माइनस आई आर। तो पहले I निकाला जाए, तो I क्या होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है बैटरी का? 4 और R इक्विवेलेंट सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। तो I की वैल्यू 0.5 आ चुकी है, पुट कर दो इधर। EMF कितनी है? 4 माइनस I कितना है? 0.5, स्मॉल r कितना है? 0.5, तो हो जाएगा 4 माइनस 0.25। तो क्या 3.75 वोल्ट आएगा क्या? बी ऑप्शन, चेक करो। सिंपल 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 सवाल है भाइयों, सिंपल सवाल है, सारे सिंपल हैं। अगला सवाल देखो, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर विल बी। दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को देख के। पता है क्या होगा? जैसे ही तुम नीट में इस सवाल को देखोगे ना, तुम सोचोगे यार ये सवाल मुझसे होगा नहीं, तो छोड़ दोगे, क्योंकि वोल्ट मीटर भी आ गया, मीटर भी आ गया, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इन सब सवालों में। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये सवाल टफ नहीं है, बताता हूं क्यों। देखो, वोल्ट मीटर क्या होता है भाई साहब? वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। क्या बोलना भाई? वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? देखो सर्किट में मैंने क्या किया है, इसमें वोल्ट मीटर के साथ 10 ओम सीरीज में लगा दिया। अब यार वोल्ट मीटर के पास ऑलरेडी इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, उसके साथ अगर तुम 10 ओम लगा दोगे सीरीज में, तो इनफाइनाइट में 10 ऐड करके देखो, इनफाइनाइट ही आएगा। मतलब कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। मतलब ये सर्किट और ये सर्किट देखा जाए तो एग्जैक्टली सेम है भाई, क्योंकि बस इतना सा ही तो डिफरेंस है, इसके साथ 10 लगा दिया। तो ऐसा समझ लो ना कि ये 10 ओम इसके अंदर ही है, ऐसा समझ लो ना कि ये 10 ओम इसके अंदर और है। भाई इस वोल्ट मीटर में मैं 10 ओम और लगा दूंगा तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? है तो इनफाइनाइटी। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, सवाल ही खत्म हो गया। अगर एग्जैक्टली सेम है तो आंसर भी एग्जैक्टली सेम आएगा, क्यों सॉल्व करें? समझ में आई क्या ये बात? तो इस सवाल में क्या होने वाला है बच्चों, देखते ही छोड़ दोगे इस सवाल को तुम, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार ये तो बहुत धांसू सवाल लग रहा है। समझ गए? तो इसका एक ही उपाय बच्चों, सवाल करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला
जाएगा। चेक करो, इसका आंसर आ गया अपना सी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये हो गया अपना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, पॉज करो और सोचो, पॉज करो और सोचो क्या करना है। ठीक है, देखो, a set of n equal resistors of value r each are connected in series to a battery of E and internal resistance R। तो डायग्राम ड्रॉ करता हूं तब समझ में आएगा। तो n इक्वल रेसिस्टर है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा क्या भाई? n इक्वल रेसिस्टर सब आर हैं, तो सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो सब ऐड हो जाएंगे, तो एन आर हो गया। और एक बैटरी है अपने पास ई की, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी आर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसा सवाल है, करंट इज आई, तो करंट कितना आएगा यहां से? करंट होगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यहां करंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों E अपॉन व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, एन आर प्लस आर। ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? नाउ द n रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। तो सब कुछ सेम है भाई, ये मेरा पूरा बैटरी है। इसके साथ मैंने इस बार आर, जो आर आर वाले रेसिस्टर है ना, उनको पैरेलल में लगा दिया। अब पैरेलल में लगाएंगे तो सारे भाई, अगर मैं आर और आर को पैरेलल में लगाता हूं तो आर बाई 2 हो जाता है। आर 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 लगाता हूं तो आर बाई 3 हो जाता है। आर 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 लगाता हूं तो आर बाई 4 हो जाता है। यहाँ पे एन है तो आर बाई एन हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा बच्चों आर बाई एन, और बाकी सब सेम रहेगा। इस बार क्या हो रहा है? करंट इज 10 आई। तो इस बार जो मेरा करंट है बच्चों वो कितना आ रहा है? 10 आई आ रहा है। करंट कितना है? करंट को मैं आई वन बोल देता हूं, करंट को मैं आई वन बोल देता हूं। तो करंट कितना होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो करंट कितना है भाई साहब? 10 आई। तो 10 आई, 10 आई, और V कितना है? E। और R इक्विवेलेंट निकालो यहां से। R इक्विवेलेंट निकालोगे तो R प्लस आर बाई एन आएगा, R प्लस आर बाई एन आएगा। ठीक है, तो 10 आई की वैल्यू यहां से उठा लो इक्वेशन 1 से, क्या आएगी? E अपॉन एन आर प्लस आर। यहां पे आ जाओ, यहां पे एलसीएम लेंगे, n तो n ऊपर जाएगा, तो एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक है, तो यहां से सिंपली अपन देख सकते हैं सब कट रहा है, ई कट रहा है और ये पूरा टर्म कट रहा है। तो एन की वैल्यू आर, एन की वैल्यू 10 के बराबर आ गई क्या? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों सी। ठीक है, कोई टफ सवाल नहीं है, सब सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ओहो कुछ कुछ तो है इसमें बड़ा सा। देखो, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो अपने पास बहुत सारे सेल हैं, है ना? तो ये एक सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ऐसे कितने सेल हैं अपने पास? ऐसे अपने पास टोटल एन सेल है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट इज मेजर्ड। ठीक है, चलो अब देखो सवाल। अब सवाल में पूछा है कि आई वर्सेस एन का क्या रिलेशन होगा, आई वर्सेस एन का क्या रिलेशन होगा। तो एक काम करते हैं, एन एन सेल लगा देता हूं मैं। एन सेल, एक सेल है ये दो सेल हो गए। ऐसे ही कितने सेल लगा दिए मैंने? टोटल एन सेल लगा दिए क्या? तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल। ऐसे ही टोटल कितने सेल है बच्चों? एन सेल है। तो ये पूरी बैटरी बन गई, और टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। इन दोनों को अपन ने डायरेक्टली मिला दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिए टर्मिनल्स को। अब पूछा है करंट और करंट वर्सेस आई के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, देखो जरा। अच्छा, अब यहाँ पे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, तो सबका ई आर ई आर ई आर दिया हुआ है। तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई? एक सेल का ईएमएफ है ई, तो एन सेल का हो जाएगा एन ई का। और यहाँ पे स्मॉल आर जो की है एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, तो एन ऐसे कितने हैं? स्मॉल एन सेल है,
तो टोटल कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा क्या, और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर तुम करंट निकालते हो तो करंट आता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस, तो इट विल बी NE अपॉन NR क्या। ओहो, क्या तुम देख सकते हो कि जो I आया है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ N, N तो कट ही गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ N क्या, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ N, तो I का N से कोई लेना देना नहीं है, I फिक्स है, तो ऑप्शन सी आएगा। देखो N तुम चेंज कर लो लेकिन I कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ठीक सवाल था, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किटेड लिखा है ना तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, क्या है शॉर्ट सर्किट, कैसे किया है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट सवाल सिंपल ही था। अगला सवाल देखो, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ दिस थ्रू, ओहो, देखो एक सेल बना देते हैं, तो एक सेल बना दिया, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसका वोल्टेज दिया है 2.1, इसका EMF है, which gives a current of 0.2 through a resistance of 10, इसका मतलब इसको रेसिस्टेंस ऑफ 10 के साथ कनेक्ट किया हुआ है क्या, और ये कितना करंट दे रहा है भाइयों, 0.2 दे रहा है, तो करंट क्या होता है, E अपॉन R इक्विवेलेंट, तो करंट है 0.2, EMF कितना है 2.1, R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों सीरीज में, तो 10 प्लस स्मॉल r, सॉल्व कर दे खटाखट, तो ये हो गया 2 प्लस 0.2 r इज इक्वल टू 2.1, ठीक है। सॉल्व करो, तो 0.2 r आ गया 0.1 के बराबर, तो r आ गया हाफ के बराबर, तो r आ गया बच्चों 0.5 ओम, तो मतलब इस जो सेल है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा 0.5 ओम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, यहां से करंट जा रहा है I1, ये दो हिस्सों में टूट गया, I3 अपॉन I1 पूछा है। देखो यार, इसका तो अपन ने फॉर्मूला क्लास में बताया हुआ है, मैं बता देता हूं, पहले खुद से सॉल्व करो जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं, याद करो, ऐसा पढ़ा होगा यार तुमने, ये R1 है, ये R2 है, ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। तो I1 क्या होगा, I1 क्या होगा, अपन ने देखा होगा I1 की वैल्यू है IR2 अपॉन R1 प्लस R2, ये अपन ने पढ़ा होगा, चेक करो। I1 क्या है, IR2 अपॉन R1 प्लस R2, तो सेम लॉजिक से यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, I3 क्या होगा, सेम लॉजिक से I3 क्या होगा, I3 होगा I1 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस R3, क्या लॉजिक देखो, यहाँ I2 R2 है, यहाँ I3 R3 है, तो उस लॉजिक से मैंने ये बना दिया, ठीक है, क्योंकि जो I का काम कर रहा है वो I1 कर रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या है I3 अपॉन I1, तो I3 अपॉन I1 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R2 प्लस R3 हो जाएगा क्या, चेक करो जरा, तो देखो ऑप्शन R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, चेक कर सकते हो तुम लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, ये तुम्हें पता होगा, इसी से आया ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई, ओ हो, क्या सवाल है ये, फर्जी सवाल है क्या, देखो भाई, देखो इसकी पोलरिटी और इसकी पोलरिटी सेम है क्या, सेम पोलरिटी है, तो ऐड कर सकते हैं चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना है 1 और 1 2 हो गया ये, और यहाँ पे है अपना 4, ठीक है। तो I क्या होता है, I होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो V है 6 और R इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज में 2 और 4, तो ये भी 6 हो गया, तो 6 अपॉन 6 1 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं देखो नीट में, इतनी मेहनत करते हैं हम, है ना, कोई चैप्टर पढ़ते हैं बट सवाल ऐसे आते हैं, सोचो। तो इसलिए अपन को एक तरीके से मोटिवेट होना चाहिए कि हम भी नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तुम्हें क्या करना है, क्लास के नोट्स अच्छे से करने हैं, DPP अच्छे से करनी है, PYQ अच्छे से करने हैं, मेरे हिसाब से तो उतने में भी काम हो जाएगा काफी हद तक, ठीक है।
चलिए अगला सवाल। ओहो केवीएल लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, ठीक है। अब देखो कहां से कहां जा रहे हैं अपन, ऐसे जा रहे हैं क्या? इस सवाल में तुम देखो I2 R2 है, E2 है, E3 है, तो ऐसे चलते हैं। तो कहां से कहां चलें? BCDEB चलते हैं, BCDEB चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो इसको जीरो मान लेते हैं, जीरो। अब देखो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जाता हूं तो ड्रॉप होता है, तो माइनस आता है, तो माइनस I2R2 यहां तक आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इधर जा रहा हूं तो माइनस आएगा, तो माइनस E2। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इधर से इधर जा रहा हूं तो प्लस E3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना कि मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ। भाई जब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा था तो माइनस आया था, मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ तो प्लस आएगा, तो प्लस I3R1 वहीं पहुंच गया क्या बी पे, इक्वल टू जीरो आ जाएगा क्या? आ गया आंसर। ऑप्शन ढूंढते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। अच्छा इन्होंने प्लस कर रखा है, तो इसको अगर प्लस करेंगे तो इधर अगर इसको प्लस किया तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3R1 इक्वल टू जीरो। अब ऑप्शन चेक कर लो भाई, पहला ऑप्शन देखो I2R2 प्लस E2 माइनस E3। ओहो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया भाई। केवीएल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, केवीएल के बिना तो सवाल होंगे ही नहीं। सही है क्या? सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो ए से बी जाना है, तो जैसे केवीएल लगाते हैं वैसे ही चलना शुरू करते हैं, तो वी ए से चलना शुरू करते हैं। अब देखो करंट की डायरेक्शन में जाता हूं तो माइनस आई आर आता है, तो माइनस आई इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ माइनस प्लस से माइनस जा रहा हूं तो माइनस आएगा। अब यहाँ फिर से माइनस आई आर होगा क्योंकि करंट तो अभी भी जा रहा है ऐसे, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई इंटू आर कहाँ पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। तो क्या ये मेरा वी बी हो जाएगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो वी ए -4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। ओहो हो गया सवाल, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9 वोल्ट। बहुत ही सिंपल सवाल था क्या? बहुत ही सिंपल सवाल था बच्चों, चेक करो जरा, है ना। कहीं भी डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं। एबीसी आर वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस आर, इसका रेसिस्टेंस है आर, इसका है 1.5 आर और इसका है 3 आर, ठीक है। When some potential difference applied between x and y, the voltmeter readings are VA, VB and VC, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से कुछ करंट जाएगा। अच्छा अब तुम यहाँ एक चीज नोटिस करो कि भाई मुझे बताना है VA, VB और VC में कौन ज्यादा बड़ा होगा, ऐसा कुछ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये दोनों पैरेलल में है क्या? ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों में तो सेम ही जाएंगे, इन दोनों में तो सेम ही जाएगा, ठीक है। चलो तो इसमें कितना जाएगा? VA की वैल्यू क्या हो जाएगी? VA की वैल्यू IR हो जाएगी क्या, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना। अब एक काम करते हैं, इसको I1 बोल दूं, इसको I1 बोल दो, तो I1 का फॉर्मूला क्या होता है? I1 का फॉर्मूला होता है I R2 अपन R1 प्लस R2। I1 क्या होगा? I R2, R2 मतलब 3R अपन R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करो 4.5R, तो ये आ गया 2I/3 आ गया क्या? मतलब ऊपर करंट कितना गया है? 2I/3, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VB का? I1 इंटू 1.5R। I1 कितना है भाई साहब? 2I/3 इंटू 3/2R। कितना आ गया भाई साहब? टक 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 टक, IR ही आ गया ये भी। तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो कि VA भी IR आया और VB भी IR आया, और VC तो अपने आप ही सेम आएगा क्योंकि VB और VC पैरेलल हैं, तो B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो क्या तीनों सेम होंगे? बिल्कुल होंगे, डी ऑप्शन आ गया है। अगला सवाल करते हैं, चलिए अगला सवाल आ चुका है। चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द बैलेंस, ब्रिज बैलेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है, अपन को बताना है कि कौन सा सर्किट ऐसा है जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है, ठीक है।
पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉरवर्ड बायस डायोड है और एक 5 है, ये पैरेलल में है। अब देखो, जो फॉरवर्ड बायस होता है उसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्या इन दोनों को अगर मैं पैरेलल में करूंगा, देखो समझना इस बात को कि भाई 10/15 शुड बी इक्वल टू 10 अपॉन इसका रेसिस्टेंस। भाई इस पूरे का रेसिस्टेंस अगर मैं आर बोलता हूं, इस पूरे का रेसिस्टेंस अगर मैं आर बोलता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, 10/15 इज इक्वल टू 10 अपॉन आर। और तुम यहां पे एक चीज समझो कि अगर करंट ऐसे जाएगा मान लो और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो सारा करंट तो इधर से चला जाएगा ना भाई, क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। तो क्या सारा करंट यहां से चला जाएगा? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी क्या? तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, बेसिकली अपना व्हीटस्टोन नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब यहां देखो तुम, यहां पे देखो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अगर ऐसे जाएगा तो ये तो रिवर्स बायस हो गया क्या भाई? रिवर्स बायस हो गया क्या? देखो करंट तो ऐसे जाएगा, तो रिवर्स बायस हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ए और बी तो गड़बड़ हो गया। अब सी देख लेते हैं। सी में क्या हो रहा है कि ऐसे जा रहा है 2 2 2 2 2, तो ऐसे ऐसे और जा सकता है, फॉरवर्ड बायस है। यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही लग रही, क्योंकि इन दोनों का रेसिस्टेंस अगर मैं आर मानूं तो मैं बोल सकता हूं कि 10/15 इज इक्वल टू 10/r। तो आर आ गया 15, यानी कि ये जो डायोड है उसका रेसिस्टेंस 10 ओम तो हो ही सकता है यार, कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पे बिल्कुल मुझे सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है क्या? ऊपर तुम देखोगे तो यहां पे मैच करेगा ही नहीं, ठीक है, यहां पे कभी भी मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इन दोनों का रेसिस्टेंस मिला के 5 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता। तो मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी, ठीक है। यहां पे तुम देखो, यहां पे फिर से रिवर्स बायस में बन जाएगा ये, क्योंकि करंट तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे तो करंट जा नहीं पाएगा, ये उल्टा हो गया, रिवर्स बायस है। तो इसलिए परफेक्ट आंसर है सी, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला देखो क्या है। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance x। तो ये अननोन है अपना by adjusting the variable resistance। तो ये जो y है ना, इसको मैं वेरिएबल बना रहा हूं फॉर द मोस्ट प्रिसाइज, प्रिसाइज रखना है, मतलब x की बढ़िया वैल्यू निकलनी चाहिए, छोटी से छोटी भी निकलनी चाहिए, ठीक है। p और q के बारे में पूछा है, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बच्चों कि इसमें से कोई करंट नहीं जाता है अगर वो बैलेंस है तो, और मुझे पता है कि P/Q इज इक्वल टू x/y। सो P/Q इज इक्वल टू x/y। तो x क्या हो जाएगा भाई साहब? P/Q इंटू y हो जाएगा x, ठीक है। अब यार यहां मुझे एक चीज की फील आ रही है कि ये जो x है, ये जो x है ये छोटा होना चाहिए, मतलब सॉरी p छोटा होना चाहिए क्या? p छोटा और q छोटा इसलिए होना चाहिए, मैं बताऊं तुम्हें कि देखो, अगर p और q बड़ा हो गया, क्योंकि देखो मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं ये डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ये तो एकदम ही गलत ऑप्शन है। अब अपने पास 3 ऑप्शन बचे जिनमें अपन को सोचना है। तो लार्ज हो सकता है क्या, पहले समझते हैं कि अगर p और q लार्ज हो गए तो क्या होगा। p और q अगर लार्ज हो गए तो क्या होगा, ज्यादातर पोटेंशियल ड्रॉप यही हो जाएगा क्या? भाई देखो करंट ऐसे जाएगा, टू डू 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 डू, थोड़ा सा ऐसे जाएगा और थोड़ा सा ऐसे जाएगा। तो क्या अगर P ज्यादा होगा तो ज्यादातर पोटेंशियल ड्रॉप यही हो जाएगा, तो यहां पे एरर आने के चांसेस है। भाई यहां पे प्रिसीजन में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि P में ज्यादातर ड्रॉप हो चुका है। तो इसका मतलब P और Q अगर छोटा होगा तो यहाँ पे ड्रॉप छोटा होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन होगा तो फटाफट दिखेगा अपन को, सही है क्या? तो इस लॉजिक से मुझे लगता है कि आंसर होगा सी, सबसे एक्यूरेट आंसर है सी इसका, ठीक है। बिकॉज पी एंड क्यू शुड बी स्मॉल। और अगर मैं देखूं तो सिमेट्री से पी और क्यू इक्वल भी होने चाहिए, सिमेट्री से पी और क्यू इक्वल भी होने चाहिए फॉर द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अगला सवाल देखो, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। चलो बनाते हैं मीटर ब्रिज।
मीटर ब्रिज ये रहा बच्चों, है ना, ये मीटर ब्रिज है, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, 1 मीटर का होता है। बैलेंसेज एट 10 ओम रेसिस्टेंस इन द राइट गैप। ओ हो भाई देखो, इसमें सवाल समझना ही बड़ा टेढ़ी काम है, सवाल समझना ही बड़ा टेढ़ा काम है इसमें ना। देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, लेफ्ट गैप रेसिस्टेंस वायर आर मान लो इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेज एट 10 ओम रेसिस्टेंस इन द राइट गैप। देख रहे हो तुम, राइट गैप में 10 ओम है, ध्यान से समझना भाई सवाल को। एट ए पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3/2। तो अगर ये लेंथ 3x है तो ये लेंथ 2x है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस वायर इज 1.5, तो पहले तो एक काम करते हैं, आर निकाल लेते हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन होगा, तो परफेक्टली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, सही है। तो ये क्या होगा, r अपॉन 3x इज इक्वल टू 10/2x क्या? ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कट गया, r की वैल्यू आ गई 15, तो r आ गया बच्चों 15 ओम। अब देखो जरा, लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस वायर, तो मतलब ये जो r है ना, इसकी लेंथ दी है 1.5, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज, है ना, तो r के बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान दो जरा, लेंथ ऑफ 1 ओम, ठीक है, तो 15 ओम हैज लेंथ कितना, 15 ओम, इसकी लेंथ, इसका रेसिस्टेंस है 15 ओम और इसकी लेंथ है 1.5, तो 15 ओम हैज लेंथ कितनी, 1.5 मीटर लेंथ है। अब क्योंकि इसने पूछा है मुझसे कि एक ओम रेसिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी, तो भाई इसका रेसिस्टेंस आया 15 और इसकी लेंथ है 1.5, तो 15 ओम की लेंथ है 1.5, तो एक ओम की लेंथ निकाल लें क्या, तो यूनिटरी मेथड 1.5 डिवाइड बाय 15 इंटू 1, तो कितना आ गया बच्चों, 0.1 मीटर आ गया क्या, 0.1 मीटर, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस सवाल में क्या प्रॉब्लम थी कि बच्चे ना समझ नहीं पाएंगे सवाल को, राइट गैप लेफ्ट गैप, तो थोड़ा यहाँ से ट्रिकी था, बाकी सवाल आसान था, है ना, और यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आ चुका है, सिंपल सा है क्या, देखते हैं जरा। द रेसिस्टेंस इन द टू आर्म्स ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 एंड r, ये 5 और r है, व्हेन द r इज शंटेड, ओहो हो, देखो पहले तो इसको लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहां से क्या दिख रहा है मुझे, 5/L1 इज इक्वल टू r/100 माइनस L1, 5/L1 इज इक्वल टू r/100 माइनस L1, ठीक है क्या? तो यह आ गई मेरी इक्वेशन 1। अगला देखो, when the resistance R is shunted with equal resistance, अब क्या हो रहा है कि ये जो, देखो वापस बनाता हूं इस डायग्राम को, ये 5 है, अब क्या बोल रहा है, R is shunted with an equal resistance, तो R के पैरेलल में, shunted में मतलब, shunted का मतलब है कि R के पैरेलल में एक और R लगा दो, तो क्या हो जाएगा, R के पैरेलल में एक और R लगाऊंगा तो ये R/2 हो जाएगा क्या बच्चों? क्या दिक्कत है इसमें भाई, व्हेन द रेसिस्टेंस R इज शंटेड विद एन इक्वल रेसिस्टेंस, तो इसके पैरेलल में एक और लगा दिया तो ये R/2 हो जाएगा क्या इधर? द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1, तो पहले ये कहां पे बैलेंस हुआ था, L1 पे हुआ था, इस बार कहां बैलेंस हुआ है, 1.6 L1 पे बैलेंस हुआ है, और इसकी टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस 1.6 L1 बचेगा क्या? क्या दिक्कत है भाई, पहले L1 है इधर, तो ये 100 माइनस L1 है, ये 1.6 L1 है, तो ये 100 माइनस 1.6 L1 है। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं, यहां भी इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे ही, तो क्या हो गया ये 5/1.6 L1 इज इक्वल टू R/2 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, भाई यही तो होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, खट 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 हो गया। पूछा क्या भाई साहब, आर पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, 5, है ना, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 2, ऐसे ऐसे बोल दो इसको, इक्वेशन 2 बोल दो, है ना। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं,
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। कैसे डिवाइड करेंगे? अच्छा जगह नहीं है क्या, अगले पेज पे करें क्या? अगले पेज पे करते हैं, तो लिख लेता हूँ मैं साइड में फटाफट से। 5/L1 इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा क्या था, 5/1.6 L1 इज इक्वल टू R/2 100 माइनस 1.6 L1, ये मेरी इक्वेशन 2 थी। एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिखिए क्या? R/1.6 L1 इज इक्वल टू खट खट खट, सही है। एक काम करो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। दिस अपॉन दिस डिवाइड बाय दिस अपॉन दिस। काटना आता है? काटना तो आता ही है, काटना तो आता ही है काफी लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो, R/100 - L1 डिवाइडेड बाय R/200 माइनस, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3.2 L1। थोड़ी सी तबाही मच गई है ना, चलो कोई ना। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो 1.6 बचेगा इज इक्वल टू, अब ये ऊपर जाएगा, R से R कट गया, तो ये बचेगा 200 माइनस 3.2 L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। तो यहाँ से फटाफट L1 निकालो यार, बहुत फास्ट, खट खट खट। तो 200 माइनस 3.2 L1 इज इक्वल टू 160 माइनस 1.6 L1। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई यार। तो देखो ये हो गया 40, 40 इज इक्वल टू 1.6 L1। L1 आ जाएगा 40 अपॉन 1.6, 4 से कट गया, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या L1 आ गया बच्चों 25। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है R। तो इक्वेशन 1 में आ जाओ, इक्वेशन 1 में 5 अपॉन L1 की जगह 25 आ जाएगा R, और 100 माइनस L1, 100 माइनस 25 75 आ गया। तो क्या R की वैल्यू 15 ओम आ गई क्या? थोड़ा सा ठीक सवाल था ये, है ना? थोड़ा सा ठीक सवाल था भैया, अच्छे से देख लो। तो इसका आंसर है बच्चों बी। ठीक है भाई, वैसे कुछ धांसू नहीं है कॉन्सेप्ट, बट इसमें क्या है, समझने करने में ही गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें शंटेड का मतलब नहीं पता होगा, और ये न्यू बैलेंस पॉइंट 1.6 L1 है, तो तुम्हें पता नहीं है क्या करना है इसका, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी सवाल कोई टफ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। हा 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 हा, पढ़ो भाई, गिव अप नहीं मारना है, सवाल देख के पढ़ो। द रेसिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स दिस। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना दो फटाफट से, बना देते हैं। टू 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 टू, ई है P, ई है Q, ई है R, ई है S। ठीक है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है क्या? बैटरी है 7 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है 5 ओम। चलिए, ऐसा सवाल है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्यों दिया है भाई? चलो कोई ना, देखते हैं अभी। तो P कितना है भाई साहब? P है 10। Q कितना है भाई साहब? 30। R कितना है? 30। और S कितना है? 90। चलो भाई, तो यहाँ पे देखो, बैलेंस करेंगे, इसको चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस है क्या? बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। तो 10/30 इज इक्वल टू 30/90। तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? और बैलेंस में इस गैल्वेनोमीटर को उखाड़ फेंको। तो इसको उखाड़ फेंके तो क्या बनेगा सर्किट, देखो जरा। ये 10, ये 30, ये 30, ये 90। ठीक है, अब देखो ये 40 बन गया सीरीज में, 10 और 30 40, 40 और ये 120 हो गया। तो 40 और 120 पैरेलल में है क्या भाई? ये दोनों 40 हो गया, और 30 और 90 मिलके 120 हो गया। तो 40 और 120 पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 120 अपॉन 40 प्लस 120। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो ये आ जाएगा 30 ओम। मतलब इन सबको मिला के 30 बोल सकता हूं, 30 बोल सकता हूं इस पूरे को। तो इस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूं कि ये बैटरी है, इसके साथ एक इंटरनल लगा हुआ है,
और ऊपर लगा हुआ है मेरा 30। ठीक है, पूछा क्या है भाई साहब? करंट पूछा है, हो गया सवाल क्या? करंट क्या होगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या? तो V है 7 और आर इक्विवेलेंट कितना है? 30 और 5 35, तो ये 0.2 आ गया। तो करंट की वैल्यू बच्चों आ गई है 0.2 एम्पियर। सोचो भाई, ये भी अच्छा सवाल है, इतना कोई आसान सवाल नहीं है। जब बच्चा ऐसा सवाल नीट में देखता है ना, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सवाल है और उसने सवाल बहुत कम किए होते हैं, तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो डर जाता है वो। तो डरना नहीं है, प्रैक्टिस करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल टू अ फिक्स्ड पावर सोर्स। देखो यार, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक शॉर्टकट से करते हैं। पहले तो शॉर्टकट से करते हैं, क्योंकि हमें तो आंसर लाने की आदत है। तो पैरेलल में क्या होता है भाई? पैरेलल में जो P होता है वो P1 प्लस P2, टक 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 हो गया। तो टोटल पावर क्या हो गई? पैरेलल में पावर क्या हो गई? 1 किलोवाट प्लस 2 किलोवाट मान सकता हूं, तो 3 किलोवाट हो गई क्या पैरेलल में? सही है। और सीरीज में क्या हो गई? सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ऐसे चलता है। तो यहाँ पे P इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 आ जाएगा। तो 1 × 2 अपॉन 1 + 2 यानी कि 2/3 आ गया। अब सवाल में पूछा है, पहले इसको सीरीज में कनेक्ट किया है फिर पैरेलल में किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? P सीरीज अपॉन P पैरेलल। तो P पैरेलल है 3, सॉरी पहले P सीरीज है ना, 3 का सीरीज का है 2/3 और पैरेलल का है 3, तो 2/9 आ गया क्या आंसर? तो ऑप्शन डी आ गया भाई। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। और लॉन्ग कट वैसे तुमको जानने की जरूरत है नहीं, है ना, तुम जानना भी नहीं चाहते शायद, बट मैं बताऊंगा तुम्हें। भाई लॉन्ग कट को समझो, ध्यान देना। भाई ये जो P1 है इसकी है 1 किलोवाट रेटिंग, और P2 की रेटिंग कितनी है? 2 किलोवाट। सही है। तो तुम सोचो, इसमें पावर लॉस होता है 1 किलोवाट, इसमें होता है 2 किलोवाट, तो एक तरीके से इसका रेसिस्टेंस R है और इसका रेसिस्टेंस 2R है क्या? भाई ज्यादा पावर लॉस होता है तो इसका रेसिस्टेंस 2R होगा, डबल होगा इससे। अब देखो, जब मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो R कितना हो जाएगा टोटल? R + 2R 3R हो जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा? पावर लॉस V²/R। तो पावर लॉस हो जाएगा V²/3R। ये हो गया सीरीज का। अब पैरेलल का देखो, पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो R × 2R अपॉन R + 2R, तो ये हो जाएगा 2R/3। ये आ गया R इक्विवेलेंट। तो पावर कितना आ जाएगा? V²/R इक्विवेलेंट। तो इसको सॉल्व करो, तो V² अपॉन R इक्विवेलेंट यानी कि 2R/3। ठीक है क्या? तो पहले सीरीज के केस में इतनी आ गई, पैरेलल के केस में इतनी आ गई पावर। तो P सीरीज अपॉन P पैरेलल क्या हो गया? V²/3R डिवाइडेड बाय 3V²/2R। तो आंसर आ गया फिर से 2/9। ओहो, कैसे भी करो भाई आंसर तो सेम ही आएगा। बट नीट में अगर आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा इससे करो ना खटाखट सवाल को। सही है क्या? क्लियर है सबको? अच्छे से सोच लो, कमेंट कर देना अगर कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा। अगला सवाल देखते हैं। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद अ डीसी सोर्स। ठीक है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। सारे बल्ब काम कर रहे हैं। तो पहले केस में आ रहे सारे बल्ब काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो जरा, सारे बल्ब काम कर रहे हैं पहले केस में। तो इसका रेसिस्टेंस है R, इसका है R, इसका है R, आइडेंटिकल है तो R मान लेते हैं सबको। तो ये देखो, क्या ये तीनों बल्ब पैरेलल में है? तो इसका हो जाएगा R/3।
और ये तीनों भी पैरेलल में है, तो ये भी r/3। तो r/3 और r/3 सीरीज में हो गया क्या, तो 2r/3 हो गया क्या आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो पावर पूछा है, तो पावर कितना हो जाएगा E²/r इक्विवेलेंट, यानी कि पावर हो जाएगा E² अपॉन 2r/3। तो पहले केस की पावर तो मैं निकाल चुका हूं, अब दूसरे केस की पावर देखो। दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। तो बेसिकली सेक्शन ए से केवल 2 बल्ब काम कर रहे हैं और सेक्शन बी से 1 बल्ब काम कर रहा है, तो ए से अपन 2 बल्ब काम करा देते हैं और बी से 2 फ्रॉम सेक्शन है 1 फ्रॉम बी, तो बी से भाई साहब केवल और केवल 1 बल्ब काम कर रहा है। हो गया क्या, बस इतना ही है क्या भाई, ए से 2 काम कर रहे हैं, बी से 1 काम कर रहा है। अब देखो ये आ रहे, ये आ रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में, तो r/2 हो गया, और r/2 के साथ सीरीज में आ रहे हैं, तो 3r/2 हो गया। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3r/2 हो गया क्या। तो पावर कितनी हो जाएगी E² अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या, तो ये हो जाएगा E² अपॉन 3r/2। ओहो, अब क्या पूछा है भाई, रेशो पूछा है, तो इसका और इसका रेशो निकाल लो, तो इसको P2 बोल दो, इसको P1 बोल दो। तो सवाल में पूछा है P1/P2, P1 है अपना 3E²/2r, और इसका आया है 2E²/3r। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9/4 आ रहा है क्या बच्चों, इसका आंसर आ गया बच्चों बी 9/4। एक बार चेक कर लो कहीं भी कैलकुलेशन सही लग रही है अपने को तो। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बोलो 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 बोलो। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम सही है, आगे बढ़ते हैं, बी आ चुका है। अगला सवाल देखो, अ फिलामेंट बल्ब इज टू बी यूज्ड इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई। तो ये बल्ब जो है, इस बल्ब की कुछ कुछ बातें दी हुई है। ये बल्ब है अपना, ये है अपना बल्ब। इस बल्ब की विशेषता क्या है बच्चों, इसकी पावर है 500 वॉट, और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 अगर वोल्ट है तो इसकी पावर इतनी है। अब मुझे बताओ, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो मैं एक काम करता हूं, इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा इस बल्ब का, V²/P। आर को उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो V² मतलब 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 500। तो मेरे हिसाब से आर आ रहा है अपना 20 ओम। क्या अपना आर आ चुका है बच्चों 20 ओम, मतलब बल्ब का रेसिस्टेंस है 20 ओम। ठीक है क्या, एक बार और चेक कर लें कैलकुलेशन, 100 से ये कट गया, हाँ सही है। ठीक है, अब देखो इस बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बल्ब बना दे, ये बल्ब है ना, इज यूज्ड इन 230 वोल्ट, तो इसको 230 वोल्ट के साथ लगा दिया मेन सप्लाई। व्हेन ए रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसके साथ मैंने एक रेसिस्टेंस आर और लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, बल्ब का तो निकाल चुके हैं अपन, और इसके साथ मैंने एक रेसिस्टेंस आर और लगा दिया। ठीक है, इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम्स 500 वॉट पावर। ठीक है, देखो जरा, अब ध्यान से देखना बच्चों कि बल्ब में जो पावर कंजम्पशन है वो कितना है, 500 वॉट है क्या। तो आई कितना होगा भाई, पावर ऑफ बल्ब कितनी है, ध्यान से सुनना, I²R होगी, आर बल्ब, भाई आर बल्ब भी तो है 20, आर बल्ब है अपना 20, इतना मुझे पता है। ठीक है, पावर ऑफ बल्ब दिए 500, तो ये 500 हो गया, इज इक्वल टू I², आर बल्ब है 20, तो I² कितना आ गया, 500 डिवाइडेड बाय 20, 25 आ गया। यानी कि करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर आ गई क्या। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर जो करंट है बच्चों वो 5 एम्पियर है। ठीक है, अब करंट क्या होता है यार, करंट होता है V/R इक्विवेलेंट, तो करंट है 5, V है 230, और R इक्विवेलेंट क्या होगा 20 प्लस R, क्योंकि दोनों सीरीज में 20 प्लस R। ठीक है, R निकालना है, हो जाएगा अब तो 100 प्लस
5R इज इक्वल टू 230। तो टुक 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 काट दो मन में। तो R कितना आ गया बच्चों? 26 ओम आ गया क्या? ठीक है, तो ए ऑप्शन आ गया भाई साहब, चेक कर लो। किसी को कोई भी तकलीफ है तो बता दो। 130 डिवाइड बाई 5, 130 डिवाइड बाई 5, 260 डिवाइड बाई, सही है। चलो आर आ गया 26। आराम से सोचो, बढ़िया सवाल था ये, कोई आसान सवाल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। ओहो हो, ओहो हो। तो भैया बहुत लंबी दूरी है दो सिटीज के बीच में, तो एक पोल लगा दो यहाँ पे ना। तो जो वायर है, ये वायर कितना लंबा होगा? ये वायर होगा बच्चों 150 किलोमीटर लंबा। ठीक है भाई साहब। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। तो भैया पर किलोमीटर का फॉल है 8 वोल्ट। तो टोटल फॉल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप V कितना हो जाएगा? पर किलोमीटर 8 वोल्ट है तो 150 किलोमीटर है, तो 8 इंटू 150 हो जाएगा क्या? भाई समझ में आ रही है क्या बात? भाई क्या बोल रहा है? फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब एक किलोमीटर में 8 वोल्ट का ड्रॉप है, तो टोटल कितना है? 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर में कितना ड्रॉप होगा? तो 150 इंटू 8 क्या? तो 15 इंटू 8 होता है 120। तो 1200 वोल्ट का टोटल ड्रॉप आ गया क्या? मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1200 वोल्ट। ठीक है, एंड एवरेज रेसिस्टेंस पर किलोमीटर इज इतना। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? 1 किलोमीटर का रेसिस्टेंस है 0.5, तो 150 किलोमीटर का रेसिस्टेंस हो जाएगा 0.5 इंटू 150। कौन सी बड़ी बात है? 75 ओम क्या पावर पूछा है? आहा हा हा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, यानी कि 1200 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है क्या? क्यों कैलकुलेशन करवा रहे हो भाई? हे प्रभु, कैलकुलेशन करो यार, मैं नहीं कर रहा अब कैलकुलेशन। तो 75 इंटू 4 होता है 300, 300 300 304 है ना। तो ये हो गया 16 बार कट गया ये, है ना। तो 16 इंटू 1200, तो 16 इंटू 12 होगा 192,000। तो आ गया क्या? 19.2 किलोवाट। आहा, बी आ गया बच्चों। ठीक है, सिंपल सवाल था भाई, कुछ भी नहीं था इसमें। सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाना था बस। बट तुम देख के डरना नहीं है, किलोमीटर से क्या लेन देना है मेरे को यार। टोटल निकाल लिया V, टोटल R निकाल लिया, V स्क्वायर बाय R लगा दिया, कुछ भी नहीं है तूफानी। सवाल को सिंपल सिंपल स्टेप में तोड़ो। चलिए अगला सवाल आ चुका है। एज ए टेम्परेचर, ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है मेटल के लिए, ये अपन पढ़ चुके हैं। और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं बहुत सारे, तो फिर करंट बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सर्किट की, तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। चलो, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस किसका बढ़ेगा? रेसिस्टेंस किसका बढ़ेगा? नॉर्मल कंडक्टर का बढ़ेगा, बट सेमीकंडक्टर का कम होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर, डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। चलिए अगला देखो। ओहो ओहो, अरे वाह, फर्जी सवाल है क्या? देखना जरा। टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 100 एंड 200 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, दोनों को अपन ने पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, तो ये 100 है और ये 200 है, इसको मैंने पैरेलल में लगा दिया, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया। द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन, तो P1 बाय P2 पूछा है क्या? इसको R1 बोल दे क्या? और ये R2 है, तो 100 और 200, तो P1 बाय P2 पूछा है क्या? यार अब एक चीज मुझे बताओ कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो I स्क्वायर R से मत करो इस सवाल को, इस सवाल को करो V स्क्वायर बाय R से। क्यों? क्योंकि जब ये पैरेलल में होते हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कट जाएगा। तो 1 का पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाय R1 और 2 का पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाय R2। तो P1 बाय P2 हो गया इवेंचुअली R2 बाय R1 क्या?
तो R2/R1 करोगे तो 200/100 आएगा क्या, 2/1 आएगा क्या, C आ जाएगा। ठीक है, अब तुम समझो बच्चों कि मैंने इसको V²/R से क्यों किया, बिकॉज दे आर इन पैरेलल। अगर सीरीज में होते तो मैं I²R लगाता, क्योंकि फिर करंट कट जाता। सही है क्या? यहाँ पे I²R क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों का करंट अलग अलग होगा। ठीक है, फिर कटने में दिक्कत आएगी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाइयों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज प्रोटेक्शन डिवाइस, सर्किट प्रोटेक्शन। सोचो जरा, फ्यूज है क्या भाई? फ्यूज सर्किट में सीरीज में लगता है बच्चों, सीरीज में लगता है। और क्या होता है भाई, वो जल जाता है क्या अगर हाई करंट आता है तो? फ्यूज जल जाता है, और बाकी जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको वो प्रोटेक्ट कर देता है। चलिए अगला सवाल देखो। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टेंस आर वेरीज एज दिस, वेयर दिस हीट प्रोड्यूस पूछा भाई, टोटल हीट प्रोड्यूस पूछा है। अब टोटल के लिए टाइम भी नहीं दिया अपन को, तो ध्यान देना भाई। क्यू दिया है, हीट निकालनी है, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है यार? हीट का जनरल फॉर्मूला होता है I²RT। अच्छा, करंट निकाले, करंट क्या होगा, dQ/dt। यहाँ पे तुम नोटिस करो कि जो चार्ज है ना दैट इज नॉट कांस्टेंट, तो I होगा dQ/dt। डिफरेंशिएट करो, AT का डिफरेंशिएशन A होगा माइनस B, T² का 2 बाहर आ जाएगा तो 2BT हो गया क्या? तो करंट की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, A-2BT, ये आ गया अपना करंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, मेरे से पूछा है टोटल, टोटल हीट। तो हीट कब तक प्रोड्यूस होगी? हीट तब तक प्रोड्यूस होगी जब तक कि करंट है। ठीक है, तो करंट को जीरो कर दें क्या? तो करंट को जीरो करने से मुझे टाइम पता लग जाएगा कि कब तक मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो आई को जीरो कर दिया, मतलब A-2BT जीरो हो गया। तो टाइम कितना आ गया बच्चों, A/2B आ गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही करंट जीरो हो गया, भाई करंट जीरो कब हुआ, T=A/2B पे, तो करंट जीरो हो जाएगा इस टाइम पे, तो हीट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। मतलब हीट प्रोडक्शन का टाइम कब से कब तक है, T=0 टू T=A/2B। ठीक है, अब यहाँ पे बात ऐसी है बच्चों कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। कर देते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, क्या हीट का फॉर्मूला लगेगा I²R/dt। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों करंट कांस्टेंट नहीं है। करंट कितना है, A-2BT। कितना है करंट, A-2BT। तो पुट कर दो वैल्यूज, A-2BT का स्क्वायर इंटू R/dt। इसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करें। R को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्या क्या बचा देखो, A² प्लस 4B²T² माइनस, कैलकुलेशन चेक कर लेना, माइनस 2 × 2 4 ABT dt। ठीक है क्या? और इसको 0 से T तक करेंगे, 0 से कहां तक करेंगे, A/2B तक। ठीक है भैया, करो भैया, मजा आएगा। कैलकुलेशन है यार, मजे लो कैलकुलेशन के, डरो मत कैलकुलेशन से। तो देखो A² का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा A² का इंटीग्रेशन, A² तो कांस्टेंट है तो A²T हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4B²। अब T² का इंटीग्रेशन होगा T³ T³ क्या, माइनस 4AB। T का इंटीग्रेशन क्या होगा, T का इंटीग्रेशन होगा T²/2, T²/2। ठीक है, अब सॉरी मैंने तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर दिया ना, तो इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाएंगे यार। देखो इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी कर दिया, अब तो लिमिट लगेगी डायरेक्ट। सही किया ना कैलकुलेशन, A² प्लस 4B² T³/3 डुक 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 डुक, जीरो से टाइम कितना था, A/2B तक इंटीग्रेट करना है, तो R। अब देखो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, और लोअर लिमिट तो वैसे भी जीरो है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डायरेक्ट अपर लिमिट पुट करो। तो A² इंटू A/2B प्लस 4B² 3
टी क्यूब करो, इसका क्यूब करोगे तो आएगा ए क्यूब अपॉन 8b क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2ab टी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। मजा तो आ रहा है कैलकुलेशन में। ठीक है, एक काम करते हैं, ए क्यूब अपॉन बी साइड में निकाल लेते हैं। देखो ए क्यूब अपॉन बी साइड में निकाल लिया तो बच गया हाफ, है ना। देखो इधर भी ए क्यूब अपॉन बी है, इधर क्या बचेगा, ये गया 2 बार प्लस 1/6 बच गया, क्या है चेक करो, 4 से गया 2 बार तो 1/6 बच गया माइनस। अब देखो यहाँ भी ए क्यूब अपॉन बी है, ये बच गया माइनस हाफ, तो आंसर आ गया हाफ से हाफ गया तो कितना आ गया बच्चों, आर ए क्यूब अपॉन 6b। क्या चेक करो यार, ऑप्शन है भी क्या, अपन फालतू में कैलकुलेशन कर रहे हैं। आर ए क्यूब अपॉन 6b, आहा पहला ऑप्शन ही सही है बच्चों अपना। चेक कर लो, चेक कर लो, कहीं भी कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चों। आई होप सबको ये क्लियर है। कहीं भी अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ भी अगर तुम्हें पूछना है तो बता सकता हूं मैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो प्रीवियस ईयर सवालों का कारवा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो समाप्त होता है। आगे भी अगले चैप्टर के भी करेंगे अपन, बाकी चैप्टर्स के भी करेंगे। तो अपन को ये जो एनर्जी है वो कंटिन्यू रखनी है नीट तक, मैराथन है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नीट प्रीवियस ईयर करने ही करने हैं, और क्या करने हैं, और क्या करना है, डीपीपी करनी ही करनी है, क्लास के नोट्स के सवाल करने ही करने हैं। मेरे हिसाब से तो ये भी बहुत होते हैं, अगर तुम ये कर लो, रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसका सवाल का आंसर आ चुका है ए। इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू।